Hello students, in this video we will learn about the methods of preparation of phenols. Phenols जो है दिस इज द फार्मूला ऑफ फिनॉल. बेंजीन के ऊपर हम OH ग्रुप लगा देंगे या आल्सो रिटन एज C6H5OH और इट इज़ आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड. इसको हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं. एंड सबसे फर्स्ट टाइम अर्ली 19th सेंचुरी में इसको कोल तार से ऑब्टेन किया गया था. सबसे पहले कोल तार से निकाला गया था एक प्रोडक्ट के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन बाद में उसको केमिकली भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी में. तो इसके लिए जैसे सबसे फर्स्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेंजीन ही एक्चुअल में लेते हैं और इसको ओलियम के साथ ट्रीट कराते हैं. ओलियम मीन्स मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3 या इसका फॉर्मूला हो जाता है H2S2O7. तो ओलियम में से पास करेंगे मीन्स ये एक सल्फोनेशन रिएक्शन है. इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा सल्फोनेशन. सल्फोनेशन कराएंगे तभी इसमें क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा. फिर इसके बाद आगे हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे SO3H. ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब इसको रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करने पर यहाँ से H और ये OH माइनस H2O के रूप में रिलीज़ हो जाएंगे और यहाँ बन जाएगा बेंजीन सोडियम सल्फोनेट. तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इसका फॉर्मेशन हो गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. अब हमें ये करना है कि यहाँ से SO3 को हटाना है. तो हम दोबारा से इसको क्या करेंगे, NaOH के साथ फ्यूज्ड फॉर्म में रिएक्शन करा देते हैं. NaOH ये है फ्यूज्ड स्टेट में. तो इससे माइनस Na2SO3 सोडियम सल्फाइड एक तो ये रिमूव हो जाएगा और साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा ONA सोडियम फिनॉक्साइड. ये सोडियम फिनॉक्साइड का हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एसिडिक मतलब हाइड्रेशन कर देंगे. एसिड की प्रेजेंस में यदि रिएक्शन करा दें डाइल्यूट HCl के साथ तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस NaCl और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा OH मीन्स फिनॉल मिलेगा. तो ये था सबसे फर्स्ट फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड जिसमें हमने बेंजीन को सबसे पहले सल्फोनेट किया, सल्फोनेशन किया in presence of oleum, then it formed benzene sulfonic acid which further treated with NaOH to form benzene सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और मतलब NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड और ये सोडियम फिनॉक्साइड ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स फिनॉल. एसिडिफिकेशन कर देंगे HCl के साथ रिएक्शन कर देंगे तो बनेगा ये फिनॉल का फॉर्मेशन होगा. तो ये फर्स्ट मेथड था बेंजीन सल्फोनिक. इसी तरह से हम फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट इससे भी बना सकते हैं. डाइजोनियम सॉल्ट ऑलरेडी आप जानते हैं उसको डाई एजुटाइजेशन मेथड के द्वारा हम एमाइन से फॉर्मेशन करते हैं. एमीन लेते हैं और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराने से डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. इसको वाटर के साथ सिंपली यदि हम वार्म कर दें, हल्का गर्म कर दिया जाए तो इससे हमें मिल जाता है फिनॉल OH प्लस OH के साथ साथ यहाँ पर हमें नाइट्रोजन भी मिलेगा और HCl भी मिल जाएगा N2 प्लस HCl. तो ये सिंपल मेथड है डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाने का. नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए हमें RMgX मतलब R के रूप में तो फिनाइल ले लिया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेंजीन मीन्स फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेंजीन नहीं होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. इसको रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड थ्रू एन इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही इसको हम बबलिंग कराएंगे. यहाँ पर इथेरियल सॉल्यूशन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दीजिए, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसलिए एथेरियल सॉल्यूशन बोला है वहाँ पर, टू फॉर्म
ये बना लेगा। जैसे इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा OMgBr, मीन्स ये बन गया फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और अभी हमें यहाँ पर चाहिए है O के साथ हाइड्रोजन चाहिए है और Mg और Br को हटाना है, तो इसलिए हमें इसका हाइड्रेशन करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ से H मिल जाएगा H2O में से ऑक्सीजन को और OH मिल जाएगा मैग्नीशियम को, टू फॉर्म फिनॉल प्लस MgOH Br, फिनाइल वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड। तो ये था फ्रॉम ग्रिग्नाइट रिएजेंट। सिंपल तरीके से ग्रिग्नाइट रिएजेंट से भी हम बना सकते हैं। तो ये जनरल लेबोरेटरी मेथड्स में आते हैं। यदि हमें इसी को फिनॉल को कमर्शियल लेवल पर यदि तैयार करना है तो जनरली हम उसको दूसरे मेथड से प्रिपेयर करते हैं। जैसे नेक्स्ट है तो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन है और इसको हम डाउस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जनरली ये 10% मतलब ये डाइल्यूट फॉर्म में ही लेना है और ये रिएक्शन 623 केल्विन एट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर साल्ट। कॉपर साल्ट को लेंगे, कोई भी क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस आयोडाइड, ब्रोमाइड जो भी हैं उनको हम एज ए कैटालिस्ट के रूप में यूज करेंगे टू फॉर्म, ये बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होने के बाद इसका हम एसिडिफिकेशन कर देंगे HCl के साथ, तो ये -NaCl हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा OH फिनॉल। तो फिनॉल बनाने के लिए ये एक कमर्शियल मेथड है। क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द डाउस प्रोसेस। क्यूमीन से भी इसी तरह से हम बना सकते हैं। क्यूमीन जनरली इसका जो क्यूमीन बेंजीन से ही बनता है। हम इसका यदि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दें बेंजीन का, मीन्स CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स प्रोपीन ले लें, तो प्रोपीन का यदि हम वहाँ पर एडिशन करा देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में तो उससे ही बन जाएगा और ये हो जाएगा CH3CH3। इसको बोलते हैं क्यूमीन। या फिर इसका नाम यदि देखेंगे तो 2-फिनाइल प्रोपेन, 2-फिनाइल प्रोपेन, लेकिन इसको हम जनरली कॉमन नेम से ही जानते हैं। इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू फॉर्म क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड CH3C। ये C यहीं पर रहेगा। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये दोनों ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे OOH और ये CH3 है, तो ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसके बाद क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनने के बाद इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करने से हमें मिल जाएगा फिनॉल। ये हाइड्रोलिसिस H2O और H आयन की प्रेजेंस में होगा टू फॉर्म, ये OH यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, OH चला जाएगा इस पोजीशन पर और CH3COCH3 ये एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। CH3COCH3 मीन्स एसीटोन और ये साथ में मेन प्रोडक्ट के रूप में फिनॉल मिल गया। तो इस तरह से ये क्यूमीन से भी बनाया जा सकता है और जनरली क्यूमीन से ही कई बार बनाया जाता है इनको कमर्शियल लेवल पर, या फिर क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं। तो ये थी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द फिनॉल्स के बनाने की प्रिपरेशन मेथड्स। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल्स जो होते हैं दे आर जनरली कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड। ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड्स भी पाए जाते हैं। जनरली यदि थोड़ा सा भी यदि टेम्परेचर यदि कम हो जाता है तो जनरली वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में ही रहते हैं। नेक्स्ट दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फिनॉलिक ऑर्डर। इनमें एक कार्बोलिक ऑर्डर जिसे बोलते हैं या फिनॉल की ऑर्डर एक अलग तरह से स्मेल होती है, वो आप सभी उसके बारे से परिचित होंगे फिनॉलिक ऑर्डर से।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें फिनॉलिक ऑर्डर भी पाई जाती है। और फिनॉल्स आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, उतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट रेडली सॉल्युबल और इजली सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर्स और इवन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें तो आसानी से सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर के साथ ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ फिनॉल्स हायर देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलोएरिन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, जिनका मास इनके बराबर है, उनके मास के कंपैरिजन में फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और ये होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनॉल के मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं। वैसे तो ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन फिनाइल का साइज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या करता है, जो OH की पोलैरिटी होती है उसको मास्कअप कर देता है, उसको मतलब पोलैरिटी को लगभग जो है ये रिड्यूस करने के उसमें रहता है, इसलिए वाटर के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम पाई जाती है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे फिनॉल का 455 केल्विन, क्लोरोबेंजीन का 405 केल्विन और ये टॉल्विन 384 केल्विन। तो इस तरह से इनका टेम्परेचर यहाँ पर ये पाया जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स। जैसे जानते हैं फिनॉल्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स, ये रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं फिनॉल्स, और ये भी यहाँ पर डिफरेंट तरह की रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एक तो फिनॉल में जैसे OH ग्रुप है उसकी वजह से भी रिएक्शन होती हैं, या फिर बेंजीन की वजह से भी हो सकती हैं, और कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉलिक ग्रुप। रिएक्शंस ऑफ फिनॉलिक ग्रुप। फिनॉलिक ग्रुप मतलब OH ग्रुप से है, जो इसे फिनॉल बनाता है। OH ग्रुप की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं। तो सबसे फर्स्ट है इसमें एसिडिक कैरेक्टर इसका, चूँकि फिनॉल्स भी क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर। और एसिडिक कैरेक्टर जैसे आप जानते हैं कि यदि हम इसको किसी एक्टिव मेटल के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं और यहाँ से यदि ये इफ़ दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस मीन्स दे आर एसिडिक इन नेचर। तो वही है, फिनॉल को यदि हमें एसिडिक बताना है तो जनरली जो फिनॉल्स होते हैं ये वीकली एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये वीक एसिड है, वीकली एसिडिक नेचर के पाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है ये काफ़ी कम पाया जाता है। मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -10 के बीच में पाया जाता है इनका Ka का वैल्यू। और तो इसको कैसे पहचानेंगे, एक तो यदि हम इसमें लिटमस पेपर यदि डिप करते हैं फिनॉल में तो दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। एक तो यहाँ से भी पहचान सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर के हैं या नहीं है, या फिर रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, या कोई दूसरे और भी जिंक, इस तरह से। तो जैसे यहाँ पर हम फिनॉल ले रहे हैं, इसको रिएक्शन कराएंगे, एक्टिव मेटल के साथ लिया सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, ये बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड 2,2 ले लेंगे, ताकि सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो सके। यदि ये एसिड है फिनॉल तो ये बेस के साथ भी आसानी से रिएक्शन कर पाएंगे, तो इसको हम बेस के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जनरली, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H और OH ये H2O बना लेगा, और ये सॉल्ट बना लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2O। तो ये सभी रिएक्शंस क्या बताती हैं कि दीज आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन फिनॉल जो है वीकर एसिड है, देयरफॉर, और यहाँ तक कि ये किससे मतलब वीकर है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे कम पाए जाते हैं। इसीलिए जो फिनॉल्स आर जो है नॉट रिएक्ट विथ
सोडियम कार्बोनेट, मतलब ये जो कार्बोनेट होते हैं, क्योंकि एसिड है तो वो कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है या बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करे या इवॉल्व करे, तो ये नहीं होता है। तो यहाँ से ये हमें एक्चुअल में आइडेंटिफिकेशन में भी इससे हेल्प मिलती है कि फिनॉल भी एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक नेचर के होते हैं। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट दिस टू, हम इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इस रिएक्शन के द्वारा है। कार्बोक्सिलिक एसिड इनके साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन फिनॉल्स इनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से अलग होते हैं। अब आगे ये है कि वाई मतलब फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, क्यों मतलब होते हैं और कितना ज़्यादा होते हैं, इसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये जो एसिडिक कैरेक्टर है फिनॉल का, ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलर OH ग्रुप। फिनॉल में पोलर OH ग्रुप है OH, यहाँ पर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये कार्बन हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। देयरफॉर इट विड्रॉ, बेंजीन रिंग जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है अपनी ओर। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। OH बॉन्ड में से ऑक्सीजन क्या करता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट अट्रैक्टेड टुवर्ड इटसेल्फ टू फॉर्म फिनोक्साइड आयन एंड लिबरेट द हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन, और इसको ये प्रोटॉन के रूप में यहाँ से रिलीज कर देता है। तो ये बन जाएगा आपका फिनोक्साइड आयन, ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, साथ में ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ टोटल नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव आयन, दिस इज नोन एज फिनोक्साइड आयन एंड दिस फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और इसका स्टेबलाइजेशन रेजोनेंस के द्वारा होता है। इस वजह से ये स्टेबल एक फिनोक्साइड आयन बनाना चाहता है, और स्टेबलाइजेशन यदि मान लीजिए हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि स्टेबल फॉर्म में फिनोक्साइड आयन रहेगा और इसलिए आसानी से H पॉजिटिव को ये रिलीज करता है। अब चूँकि इसका स्टेबलाइजेशन फिनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि फिनॉल पर होते हैं सिर्फ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इससे मान लीजिए कि 7 या 8 स्ट्रक्चर ही बनेंगे, जबकि यहाँ पर है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोक्साइड आयन के ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उस कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का स्टेबलाइजेशन उतना ही ज़्यादा होता है। तो जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर जनरली, जैसे फिनोक्साइड में क्या होता है, वो फिनॉल का जब आप करेंगे तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव होता है और रिंग पर नेगेटिव, दोनों चार्ज पाए जाते हैं, जबकि इसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फिनोक्साइड के स्टेबलाइजेशन में नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। तो फिनोक्साइड आयन जो कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का चार्ज सेपरेशन और फर्दर नहीं होता है, इसीलिए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ, यदि हम फिनॉल को लेते हैं तो वो लेस स्टेबल है देन फिनोक्साइड आयन, और यही कारण है कि ये आसानी से H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है। तो फिनोक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन कंपैरिजन टू फिनॉल, ये फिनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबलाइजेशन इसका होता है। तो और एल्कोहल से यदि हम देखेंगे तो एल्कोहल में तो कोई भी रेजोनेंस ही नहीं पाया जाता है, यहाँ पर नो रेजोनेंस, इसलिए इसका स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। तो जो फिनॉल्स होते हैं दे आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल, फिनॉल को यदि आप कंपेयर करेंगे, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल। इसका भी वही कारण है कि यहाँ पर फिनॉल तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, जबकि ROH में किसी भी प्रकार का स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। तो फिनॉल्स जो है इजीली आसानी से H आयन को रिलीज कर देते हैं और फिनोक्साइड आयन बना लेते हैं, लेकिन जो फिनॉल्स होते हैं दे आर लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिनॉल्स जो है लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड,
और उसका कारण है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है कार्बोक्सिलिक में, इसलिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर पाते हैं ये OH के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे यहाँ पर है ये CH3COOH, तो अब ये भी अट्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ पर भी है तो ये भी इधर भी अट्रैक्शन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इसीलिए H को हम आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में से रिलीज कर पाते हैं। तो यदि आप 3 कंपाउंड लें जैसे एथेनॉल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक, इसमें एथेनॉल सबसे वीक एसिड होगा, उससे ज़्यादा एसिडिक होगा फिनॉल, और फिनॉल से भी ज़्यादा होगा एथेनोइक एसिड। तो ये इनके एसिडिक कैरेक्टर में है। अब यदि मान लीजिए कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल्स में, जैसे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 ही तरीके से हो सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। यदि मान लीजिए अब रिंग में इस तरह से कंपाउंड जुड़ गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में, जैसे ये OH है और EWG ग्रुप कहीं से भी जुड़ जाता है, जैसे OH, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक NO2 जोड़ दिया है, तो फिनॉल में तो क्या होता है, बेंजीन रिंग अपनी तरफ तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन सिर्फ बेंजीन रिंग से ही होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन यहाँ तो NO2 भी लगा हुआ है, रिंग में से पहले NO2 विड्रॉ कर लेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मीन्स जो OH शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये ज़्यादा से ज़्यादा इजली ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे, रेडली मूव करेंगे। लेकिन फिनॉल में ऐसा नहीं था, तो फिनॉल के कंपैरिजन में ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट फिनॉक्साइड आयन बनेंगे, ये और जल्दी बन जाएंगे। मीन्स इससे क्या होगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि उस पर अटैच हो जाता है तो इससे उनके एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो जो EWG ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, ये फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि लगाते हैं रिंग पर कहीं पर, जैसे ये OH है और ये EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब क्या होगा यहाँ पर, जैसे OH, यहाँ तो देखिए रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये मान लीजिए कि NH2, ये इलेक्ट्रॉन इधर से और मिल रहे हैं, ऑक्सीजन को मिल रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन अभी कम ही करेगा। तो फिनॉल के कंपैरिजन में यदि मान लीजिए कि यहाँ कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो ये और भी लेस एसिडिक हो जाएंगे। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, वो चाहे एल्काइल हो, एमाइन हो या एल्कोक्सी ग्रुप हो, सभी के सभी ये डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, जबकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जैसे यदि हमने मान लीजिए कंपेयर किया सभी को, तो यदि हमने जैसे नाइट्रोफिनॉल्स लिए, तो नाइट्रोफिनॉल में सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का यहाँ पर होगा कौन सा, जो पैरा पोजीशन पर होगा। पैरा पोजीशन का इफ़ेक्ट इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉइंग ग्रुप इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, इससे कम एसिडिक होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये कंपैरिजन हम कर रहे हैं यदि हमने डिफरेंट तरह के ये अलग अलग पोजीशन वाले लिए, और इसके बाद फिर होगा ये मेटा पोजीशन वाला। मेटा पोजीशन वाला और भी लेस एसिडिक हो जाएगा, और इससे भी कम एसिडिक होगा सिर्फ फिनॉल। तो ये यदि कंपेयर करते हैं आप नाइट्रोफिनॉल्स को और फिनॉल्स को, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर है पैरा नाइट्रोफिनॉल, उससे कम ऑर्थो, और उसके बाद है मेटा, और सबसे कम हो जाएगा सिर्फ फिनॉल। और यदि क्रिसॉल्स लिया हमने, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रॉन NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, EWG ग्रुप था। अभी हम ले रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा करके। यदि डोनेटिंग आपने जैसे CH3 लगा दिया, जिसे हम क्रिसॉल भी बोलते हैं,
तो OH वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर। इसके बाद डोनेट इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर OH पर सबसे ज़्यादा होगा कहाँ से, मेटा पोजीशन वाला। और इसके बाद फिर वो डोनेट वाला होगा कहाँ से, पैरा से, OHCH3। और इसके बाद फिर होता है ये OH ऑर्थो पोजीशन से। तो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट का इफ़ेक्ट भी अलग अलग देखने को मिलता है कि जो डोनेटिंग नेचर है वो मेटा पोजीशन से देखिए ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसलिए वो मेटा पोजीशन से डोनेट इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। और इसके बाद फिर पैरा से और फिर ऑर्थो से। तो ये क्योंकि जनरली एक तो ऑर्थो और पैरा इसलिए है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा होता है, लेकिन उन दोनों में भी ज़्यादा होगा ऑर्थो पोजीशन से, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन वर्क क्या है, ये सबसे पास में पड़ जाता है, ये थोड़ा दूर है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो पाते, इसलिए थोड़ा ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पर तो कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है तो ये और भी सबसे ज़्यादा है। तो क्रिसॉल्स में इस तरह का यदि हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा करके दिखाया है तो जनरली इस तरह का ट्रेंड देखने को ये मिलता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नेचर में। और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या यदि बढ़ती जाएगी वो और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मान लीजिए हम 3 लगा दें तो और भी ज़्यादा एसिडिक, इसमें 2 हों, इसमें फिर 1 है, तो इस तरह से और भी संख्या वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि बढ़ते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ और भी कम होता जाएगा। तो जैसे यदि आप एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ यदि हैलोफिनॉल्स करते हैं तो हैलोफिनॉल में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ऑर्थो पोजीशन का। जैसे ये OH, ये मान लीजिए कि क्लोरीन लगा हुआ है और इसके बाद फिर हो जाएगा ये ऑर्थो के बाद फिर आता है जनरली मेटा और फिर आता है ये पैरा। क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी वर्क करता है, हैलोजन्स जनरली दोनों इफेक्ट होता है, रेजोनेंस भी होता है और माइनस नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। लेकिन चूंकि नेगेटिव इफेक्ट माइनस जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो प्रीडोमिनेंट्स होता है ओवर द रेजोनेंस इफेक्ट, इसलिए जो हैलोफिनॉल्स हैं जनरली वो क्या होते हैं, फिनॉल के कंपैरिजन में मोर एसिडिक होते हैं। लेकिन पैरा वाले से तो फिनॉल ही ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पर यदि करेक्ट ऑर्डर यदि हम फिनॉल को ले लेंगे तो भी गलत नहीं हो जाएगा, ये OH इस तरह से हो सकता है। मीन्स ऑर्थो और मेटा तो ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन पैरा वाला क्या होता है, लेस एसिडिक नेचर का पाया जाता है। वो इसी वजह से है क्योंकि दोनों एक अपोजिट वर्क करते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पर प्रीडोमिनेंट्स होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ जो हैलोफिनॉल्स है वो जनरली डिक्रीजेस एज द नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द हैलोजन डिक्रीजेस एक्सेप्ट फॉर, जैसे ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल में ऐसा कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट वर्क वहाँ पर नहीं करता है क्योंकि वो एक वीकेस्ट एसिड होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, तो वो एक्सेप्शन है। बाकी जनरली इस तरह से हमें ट्रेंड देखने को क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ही देखने को इस तरह से ही मिल सकता है। तो ये थे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट है इसी में जैसे रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जो फिनॉलिक ग्रुप की वजह से ही रिएक्शन होती हैं। तो जिंक डस्ट में हम फिनॉल लेंगे, फिनॉल को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे और इसको हीट कर देंगे तो ये जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा और ये बन जाएगा बेंजीन। तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हमें फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो इजीली है कि हम जिंक डस्ट के साथ उसको हीट कर दें। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया को रिएक्शन करेंगे यहाँ पर फिनॉल के साथ। फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेंगे, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं एट 675 केल्विन टू फॉर्म एनिलीन। एनिलीन बना, ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा पूरा NH2 और प्लस H2O।
तो एनिलीन का फॉर्मेशन हुआ। यदि अमोनिया के साथ कराते हैं तो एनिलीन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद जैसे एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में OH रिएक्ट विद CH3COCl। जैसे एथेनॉइल क्लोराइड लिया हुआ है, ये एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड को हम रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन। और जनरली इस रिएक्शन का नाम एसाइलेशन भी बोलते हैं, लेकिन ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं है, ये सिंपली एसाइलेशन रिएक्शन है, क्योंकि एसिटल ग्रुप का यहाँ पर भी क्या होता है, एडिशन ही हो जाता है। तो ये बना लेगा OH, यहाँ से Cl के साथ रिमूव हो जाएगा -HCl के रूप में, और ये बनेगा OCOCH3 और ये हो जाएगा -HCl। चूँकि एक्चुअल में ये रिएक्शन आगे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ये रीअरेंज हो जाता है। OCOCH3 रीअरेंज्ड टू फॉर्म, ये सिंपली रीअरेंज, ये लेकिन जनरली जो रीअरेंजमेंट होता है वो AlCl3 की प्रेजेंस में ही होता है हीट करने पर। इसे हम फ्रेश रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। इस रिएक्शन का नाम है फ्रेश रीअरेंजमेंट रिएक्शन टू फॉर्म। एक तो यहाँ से OH ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 जुड़ सकता है, या फिर पैरा पोजीशन पर भी ये COCH3 आ सकता है। तो दोनों जगह पर मिलता है। जैसे जानते हैं कि पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन यहाँ पर क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये जहाँ पर COCH3 जुड़ा वहाँ से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर गया और यहाँ से यहाँ पर हाइड्रोजन चला गया और COCH3 उस पोजीशन पर आ जाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रेश रीअरेंजमेंट, यदि रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में यदि हो रही है तो। नेक्स्ट इसी तरह से तो रिएक्शन विद बेंजॉइल क्लोराइड, दिस इज आल्सो नोन एज बेंजॉइलेशन, और दिस रिएक्शन आल्सो नोन एज स्कॉटन-बोमेर रिएक्शन। तो इसमें हम फिनॉल को रिएक्शन कराते हैं बेंजॉइल क्लोराइड के साथ, मीन्स C6H5COCl, ये है बेंजॉइल क्लोराइड। बेंजॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म OH, वो Na और Cl, ये तो -NaCl के रूप में रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन या जो क्लोरीन है वो यहाँ से H और Cl, सॉरी ये -HCl के रूप में रिमूव होगा, और ये बचेगा OCOC6H5, मीन्स ये बन गया कंपाउंड फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट बनेगा, और साथ में HCl रिलीज हो जाएगा। NaOH तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में चाहिए है प्रेजेंस के रूप में, एक एक्वस NaOH की ज़रूरत पड़ती है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्कॉटन-बोमेर रिएक्शन और बेंजॉइलेशन रिएक्शन, मीन्स OCO फिर एक बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये था सबसे फर्स्ट जो हमने रिएक्शंस है, रिएक्शंस ऑफ फिनॉलिक ग्रुप। बाकी जो रिएक्शंस हैं जो कि दूसरे जो अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।